चलो देखिए, अब इसमें आप लोगों को 1830 की क्रांति आपको पढ़ा दिया गया था, जिसमें आपको जो शासक था जिसका नाम था आपको चार्ल्स टेन, किस प्रकार से वह देश छोड़कर भागा। अब इसी संबंधित एक और टॉपिक है जिसका नाम है आपको 1848 की क्रांति। ये एक अलग ही टॉपिक है और इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि पहला यूरोप में जो चैप्टर जो था यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद में ये चैप्टर भी अपने आप में भी आई है। तो इसमें इस टॉपिक में 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार ये क्रांति जो था क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले आखिरकार इससे संबंधित एक राजा है जिसका नाम है आपको लुई फिलिप। सबसे पहली बात, इससे संबंधित कुछ पॉइंट को जानेंगे और इससे जो जो पॉइंट आपको बनता है प्रत्येक पॉइंट को हम डिटेल्स करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि इस समय जो शासक था जिसका नाम था आपको फिलिप, लुई फिलिप। अब ये जो व्यक्ति जो था, सबसे बड़ी बात इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये जो व्यक्ति जो था ये आपको उदारवादी था। उदारवादी शासक के रूप में इसको जाना जाता है। अब उदारवादी का मतलब होता है खुले विचार का। खुले विचार का मतलब ये हो गया कि अच्छे विचार इसके पास था। ठीक है, ये चाहता था कि सब अच्छे से रहे, लेकिन बाद में कई प्रकार से घटना घटा और बाद में ये भी व्यक्ति आपको देश छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन अभी स्टार्ट है, इसको पहले जानेंगे। देखिए, अब यहां पर याद रखेंगे कि इस समय जो शासक जो था जिसका नाम था आपको लुई फिलिप, इसके बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो था आपको उदारवादी शासक था, उदारवादी था, उदारवादी राजा था और इसके पास नहीं किसी प्रकार का विदेश नीति ज्ञान था। पहले मेन पॉइंट्स है, विदेश नीति का ज्ञान इसके पास नहीं था। ठीक है, विदेश नीति का ज्ञान इसके पास नहीं था। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर राजा बन जाए, ठीक है, वर्तमान समय में देखा जाए या फिर 1848 ईस्वी में भी देखा जाए, तो अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति राजा बन जाए तो उसके पास विदेश नीति का ज्ञान होना जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरा देश का व्यक्ति अगर इस राजा से मिले तो कैसे मिलना चाहिए, क्या बोलेंगे सामने, इसके पास भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आज के समय में अगर देखोगे तो बहुत सारा ऐसा व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसके पास नॉलेज भले ही कम है लेकिन बोलता बहुत है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेगा जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन बोलता कम है। ठीक है, ये चीज कहने का मतलब है कि लुई फिलिप एक ऐसा व्यक्ति था जो उदारवादी था। ये एक ऐसा व्यक्ति के माना जाता है कि इसके पास विदेश नीति का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और ये एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था जिसका नाम था आपको गीजो। ये गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। उसमें आपको बताए थे कि पोलिग्निक को प्रधानमंत्री बनाया था चार्ल्स टेन, जबकि इसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपको गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। अब यहां पर तुरंत अभी बताए हैं कि लुई फिलिप आपको उदारवादी था, विचार इसके पास अच्छा था। ठीक है, विदेश नीति का भले ही ज्ञान नहीं था, ये चाहता था, इसका मेन मंशा ये था, ये मेन पूंजीपति के साथ रहता था। ठीक है, पूंजीपति के साथ में रहना इसको पसंद था। पूंजीपति का मतलब ही हो गया कि मान लेते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो ज्यादा पैसा वाला के साथ ही रहना चाहता था, जिसका नाम था आपको लुई फिलिप। जबकि इसने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, इस व्यक्ति का नाम था आपको गीजो। ठीक है, गीजो, और ये जो व्यक्ति था इसके बारे में यह कहा जाता है कि आपको कट्टर व्यक्ति था, कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ठीक है, प्रतिक्रियावादी पीएम बन गया। इसका राजा तो बढ़िया था, उदारवादी, अच्छे विचार वाला, जबकि इसका जो प्रधानमंत्री था वो था आपको कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री। ठीक है, आराम से जाने क्या है से। अब यहां पर हुआ ना कि लुई फिलिप अपने समय में भले ही अच्छा राजा था, ठीक है, उदारवादी था, विदेश नीति का ज्ञान नहीं था, ठीक है, पूंजीपति के साथ रहता था, पूंजीपति के साथ, अमीरों के साथ ज्यादा रहता था ये। ठीक है, लेकिन ये गरीबों को नहीं देखता था, इसलिए इसके शासन काल में देखो मेन टर्निंग पॉइंट यही आता है
इसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ते गया। भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ते गया। अब इसका मतलब जानो क्या है इसे कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर देखा जाए तो मेन जो पॉइंट्स बनता है उससे पॉइंट्स को जानना है कि आखिरकार ये जो गीजो जब इसको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो गीजो के शासनकाल में या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लुई फिलिप के शासनकाल में, गीजो बोलो या फिर लुई फिलिप बोलो, क्योंकि 1848 इसमें दोनों व्यक्ति राज कर रहा था फ्रांस में। तो गीजो के शासनकाल में फ्रांस में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से जाना जाता है कि बहुत ज्यादा भूखमरी बढ़ रहा था और बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जा रहे थे। ठीक है, भूखमरी का अर्थ हो गया कि लोगों को बढ़िया से भोजन तक नसीब नहीं हो रहा था और बेरोजगारी का मतलब हो गया लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। किसके समय में? तो गीजो के समय बोलो या फिर लुई फिलिप के समय बोलो। ठीक है, अब यहां पर यह हुआ कि कुछ समय के बाद अब ये गीजो की आलोचना होने लग गया। किसके विरोध में? तो इसके विरोध में गीजो की आलोचना हुआ, गीजो की आलोचना होने लग गया। ठीक है कि गीजो अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है, इसको जितना से जल्दी हटाया जाए। जैसे कहने का मतलब यह है, कभी कभी आप अपने देश के बारे में देख लो, ठीक है, और आपको पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी के नजर में 100% अच्छा नहीं होता। ठीक है, आज के समय में अगर देखोगे तो ऐसा बहुत सारा व्यक्ति मिलेगा जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते होंगे, ऐसा बहुत सारा व्यक्ति मिलेगा जो राहुल गांधी को पसंद करते होंगे। ठीक है, अब ऐसा बहुत सारा व्यक्ति मिलेगा जो नरेंद्र मोदी को पसंद भी नहीं करते होंगे और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते होंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी के नजर में 100% सही नहीं होता और 100% बुरा भी नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई छुपी हुई रहती है और कहीं ना कहीं उसमें बुराई भी आपको छुपी हुई रहती है। तो यहां पर जो मेन जो पॉइंट्स है, पहले इसको हम समझा देते हैं कि आखिरकार इसके शासनकाल में जब भूखमरी बढ़ते गया, बेरोजगारी बढ़ते गया, ठीक है, तो अब इसी के विरोध में गीजो की आलोचना शुरू हो गया। इसके विरोध में गीजो की आलोचना चालू हो गया कि गीजो प्रधानमंत्री नहीं है, लुई फिलिप अच्छा व्यक्ति नहीं है, यानी अच्छा राजा नहीं है। लुई फिलिप के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये नहीं किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी प्रकार का वैधानिक नहीं चाहता था। ठीक है, ये किसी प्रकार का वैधानिक नहीं चाहता था, संवैधानिक के खिलाफ था, संवैधानिक के खिलाफ था ये, यानी संवैधानिक में नहीं चाहता था। ठीक है, किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहता था, किसी प्रकार का ये सुधार नहीं चाहता था। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सबसे ऊपर पद पर बैठ जाए, सबसे ऊंचा पद पर बैठ जाए, तो ऊंचा पद पर बैठने का मतलब ये होता है ना कि जनता को देखना, जनता को अच्छे से देखना कि जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या जनता हमसे खुश है। ठीक है, उसी प्रकार से किसी प्रकार का संवैधानिक नॉलेज इसके पास नहीं था और ये नहीं चाहता था कि संविधान बने। ठीक है, नहीं इसके पास किसी प्रकार सुधारात्मक कार्य था। ठीक है, ये किसी प्रकार का अभिरुचि नहीं लेता था। कि इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसको कार्यों में अभिरुचि नहीं था, कार्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता था। ठीक है, नहीं रखता था। इस राजा में यह भी विशेषता पाई जाती थी उस समय। लुई फिलिप जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई राजा बन गया तो कार्य में रुचि उसको लेना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार का कार्य करे जिससे हमको जनता काफी ज्यादा पसंद करेगी। लेकिन यह कार्यों में रुचि नहीं लेता था, इसलिए इसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ते जा रहा था। ठीक है, इसी के विरोध में गीजो की आलोचना होने लग गया। ठीक है, इस गीजो को हटाने के लिए यानी इसके विरोध में इस गीजो की आलोचना हुआ और इसी के विरोध में अगर देखा जाए तो इसको हटाने के लिए 22 फरवरी आराम से जाने देखें, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को एक प्रकार से क्रांति आ गया। ठीक है, किसको हटाना है? तो लुई फिलिप को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि इसके समय में लोग मर रहे थे।
ठीक है, बढ़िया से भोजन नहीं मिल रहा था, भूख के मारे लोग मर रहे थे, लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था, इसके पास नॉलेज भी नहीं था वैसा, ठीक है, भले ही खुले विचारधारा का है लेकिन नॉलेज नहीं था, ठीक है। इसका मेन पसंद क्या था, तो पूंजीपति के साथ रहना, पूंजीपति के साथ रहना यानी अमीर के साथ रहना। जैसा आज नहीं है, आज भी बहुत ऐसा व्यक्ति मिलेगा ना जो गरीब से ज्यादा नफरत करता है, और ऐसे व्यक्ति मिलेगा जो अमीर के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मिलता है। तो यहां पर याद रखेंगे कि लुई फिलिप की बहुत सारा कमियां थी, इसलिए बढ़िया से देश नहीं चला पा रहा था। इसीलिए गीजो को हटाने के लिए या फिर लुई फिलिप को हटाने के लिए, आराम समझे क्या है, इस गीजो को हटाने के लिए या फिर लुई फिलिप को हटाने के लिए 22 फरवरी 1848 ईस्वी को जगह जगह यानी पेरिस में टेंट लगाया गया, ठीक है। आराम समझे क्या है, जगह जगह पेरिस में टेंट लगाया गया। इस टेंट का मतलब यह था, उद्देश्य ये था कि क्रांति लाना और लुई फिलिप को हटाना। पूरा मजबूर किया गया कि लुई फिलिप जो है अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छा राजा नहीं है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। इसलिए इस टेंट लगाया, जिसका परिणाम निकला, सुना ध्यान से, जिसका परिणाम ये निकला ना, जिसका परिणाम ये निकला, मात्र 2 दिन बाद यानी 22 फरवरी 1848 ईस्वी, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को ये जो व्यक्ति था जिसका नाम था आपको लुई फिलिप, ये गद्दी छोड़कर भाग गया, यानी जो फिलिप जो था ये भाग गया। और इस प्रकार से माना जाता है कि इसी को एक प्रकार से 1848 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना गया। आराम से समझे, फिर से एक बार शॉर्ट्स में बता दे रहे हैं क्या था से। सबसे पहली बात, 1848 की क्रांति और 1830 की क्रांति अपने आप में बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन बनता है इसमें। इस समय आपको लुई फिलिप था और इसके पास उतने नॉलेज भी नहीं थे। अगर कोई व्यक्ति राजा बन जाता है तो नॉलेज भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर जिसका लंबाई ज्यादा है तो उसके पास नॉलेज होता है, ठीक है। जो ज्यादा बोल रहा होगा ना तो ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज ही है, ठीक है। ये चीज समझेंगे। तो यहां पर याद रखेंगे कि 22 फरवरी 1848 ईस्वी को इसको हटाने के लिए पेरिस में जगह जगह टेंट लगाया गया, जिसमें एक ही नारा था कि लुई फिलिप को हटाया जाए। ये इतना डर गया था कि मात्र 2 दिन के बाद 22 फरवरी 1848 ईस्वी को ये फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया, और इस प्रकार से ये जो क्रांति था ये सफल रूप से समाप्त हो गया। अब इसी 1848 ईस्वी को, आराम समझे, अब इसी 22 फरवरी यानी 2 दिन बाद यानी 24 फरवरी है, ठीक है। देखें यहां पर लिख दिया है 2 दिन बाद। अब यहां पर याद रखेंगे कि 2 दिन के बाद यानी 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप भाग गया। अब यहां पर आपको गणतंत्र की घोषणा कर दिया गया। जब यहां से भागा तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हो गया, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हो गया, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दिया गया, और एक नियम यह भी बना दिया गया कि वैसे व्यक्ति या वैसे पुरुष जिसका उम्र 21 साल है उसे वोट देने का अधिकार दिया गया। वोट देने का अधिकार मिला, केवल पुरुषों को कहा जा रहा है यहां पर स्पेशल, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि फ्रांस में वोट देने का शुरुआत कब से हुआ, तो 1848 ईस्वी को यह भी आपको प्रश्न बन चुका है, ठीक है। इसलिए इसको आराम से इसको पढ़ लें, क्योंकि इसमें कई प्रकार के आपको प्रश्न हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, जैसे जैसे क्लास कूदोगे या उम्र बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो भी आपको पढ़ाया गया था वो काफी नॉलेजदार भी था और उसको आपको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसको आराम से उतारेंगे और इसके बाद उसके बाद जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम आपको इटली का एकीकरण, जिसमें मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबू की कहानी आपको बताएंगे, बारीक बारीक से बताएंगे। वो भी आपको लगभग आपको 3 वीडियो उसमें आपको बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसको उतारें।